बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जब रिजल्ट आया। सब लोग, मतलब आई वॉज ऑल्सो क्राइंग, मतलब 10-15 मिनट तक आई वॉज लिटरली टीयर्स इन माई आईज दैट टाइम। दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ तो थर्ड अटेम्प्ट, तो दूसरे अटेम्प्ट के बाद मेरे को ऐसा लगा था कि यार इसकी तैयारी छोड़ देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी टू द AIR 5 में डिस्कस करूंगा आपके साथ। इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि मैंने कौन कौन सी गलतियां करी थी, जिससे कि आप वो गलती ना रिपीट करें। मेरी जर्नी कैसी रही थी, फुल ऑफ चैलेंजेस रहे थे, वेरी एक्साइटिंग रही थी या फिर वेरी ड्रामेटिक रही थी, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। मैं कितने घंटे पढ़ता था, क्या क्या कौन कौन सी कोचिंग से पढ़ता था और कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी करता था, ये सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले जो चैनल को पहली बार आए हैं वीडियो में, तो उनको बता दो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना, कि मैंने SSC JEE 2024 निकाला है विद AIR 5 फ्रॉम द मैकेनिकल ब्रांचेस। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें और सपोर्ट कर लें। ये एक इनिशिएटिव है बाय मी एंड माय फ्रेंड्स। मेरे कुछ दोस्त भी लगे हैं, मैकेनिकल से हैं वो, सॉरी वो सिविल से हैं। तो हम लोगों का ये इनिशिएटिव है टू हेल्प दी अपकमिंग JEE एस्पिरेंट्स। कोई भी दिक्कत है आप टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब भी आपको एक्चुअल क्या है ना, कमेंट देखना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, तो आप मेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपका छोटे से छोटा डाउट आई विल हेल्प यू आउट जितना मेरे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो चलिए जर्नी की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जो मेरी जर्नी रही है AIR 5 की ये एकदम ऐसी स्ट्रेट रोड स्ट्रेट पाथ नहीं रही है। इट इज़ फुल ऑफ द स्पीड ब्रेकर्स। बहुत सारे इसमें हर्डल्स आए थे, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, और एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैं बिल्कुल ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल सेल्फ डाउट हो गया था कि ये एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। इट वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो थर्ड अटेम्प्ट, तो दूसरे अटेम्प्ट के बाद मेरे को ऐसा लगा था कि यार इसकी तैयारी छोड़ देनी चाहिए। बट बट आई डिड नॉट गिव अप। मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है तब भी नहीं हुआ। तो उन लोगों को स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ गिव अप मत करिए। जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक ट्राई करते रहिए। गिव अप बिल्कुल करना ही नहीं होता लाइफ में। गिव अप कर दिया तो सक्सेस तो मिलेगी ही नहीं, डेफिनेटली नहीं मिलेगी। अगर आप ट्राई करेंगे तो देयर आर सर्टेन चांसेस यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, तो जो बच्चे जो अपना यू नो वो खो चुके हैं, बिलीफ खो चुके हैं, तो उनके लिए कुछ मोटिवेशन के लिए चार लाइन लेकर आया हूँ मैं। इंटरनेट से लिए, ये मेरी कविता नहीं है, इंटरनेट से ली है। ठीक है, तो उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। तो इस लाइन को फॉलो करो और स्टे मोटिवेटेड गाइस। मेरा तीसरे अटेम्प्ट में हुआ था, आपका अगर नहीं हुआ है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में, कीप ऑन ट्राइंग, डू नॉट एवर गिव अप। क्या पता मंजिल जस्ट थोड़ी सी पास में ही हो। ठीक है, तो कभी गिव अप ना करें, हम खड़े हैं आपके साथ। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खड़ा हूँ सब कुछ गाइड करने के लिए, सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दूंगा, किस चैनल से पढ़ना है ये भी बता दूंगा, सर आप पढ़ा दो मैं भी पढ़ा दूंगा। आई एम रेडी टू स्टैंड बाय योर सेल्फ। बट आप ही को पढ़ना है, आप ही को मेहनत करनी है, तो कभी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, लगे रहिए लगे रहिए। ठीक है, तो चलिए अब इस जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने बीटेक करी थी। बीटेक करी थी अपने लोकली, एक कॉलेज है दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये DEI बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म। तो ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ से मैंने बीटेक करी थी। ये आगरा से बिलोंग करता हूँ मैं, आगरा में ही है लोकली। इस इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ की फ़ीस बहुत सस्ती है। इसकी फ़ीस है 6000 पर सेमेस्टर। और इसकी ख़राब बात ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ब्रांचेज ही हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल एंड फुटवियर। तो अगर किसी को बीटेक करनी है तो यहाँ से कर सकता है, DEI से। यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन है एंड अफोर्डेबल एजुकेशन है। तो यहाँ से मैंने बीटेक करी थी। बीटेक मैंने तरीके से करी है। बीटेक में एंट्री जैसे ही ली तो मेरा माइंड सेट क्लियर था कि मेरे को गेट क्लियर करना है, गेट क्लियर करना है, PSU लेना है। एमटेक का मन नहीं था, PSU का मन था। तो ये मैंने बीटेक बहुत अच्छे से करी। क्लास में जो भी टीचर्स पढ़ाते थे अच्छे से नोट्स बनाए, अच्छे से फॉलो किया।
ठीक है, तो बीटेक की कुछ मेमोरीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये हमारा एक छोटा सा ग्रुप था 3-4 लोगों का। तो ये सिविल इंजीनियर है, हम तीनों मैकेनिकल में थे। कैसे लग रहे हैं बताओ यार, टाइम फ्लाइज पता भी नहीं चलता। तो ये ये हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास होती थी वहाँ पे। ये सब को पढ़ा होगा, नॉस्टैल्जिया याद आ गया मेरे को, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ ये। तो ऐसे मस्ती करते थे हम लोग, ये कॉलेज के बाद कहीं घूमने चले गए। तो तो ये ऐसी इंजीनियरिंग कर ली मैंने, बीटेक कर ली मैकेनिकल से। ठीक है, बीटेक करने के हमारा जो लास्ट में फिर एक गेट का एग्ज़ाम दिया मैंने। उस गेट को एग्ज़ाम को क्वालिफाइड हो गया, दिस इज़ माय स्कोर कार्ड दैट टाइम। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आई गॉट 55.6 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स का होता है, ये सबको मालूम है। ऑल इंडिया रैंक 5025 आई थी, 5525 आई थी। अपियरिंग कैंडिडेट्स थे इतने। ठीक है, कट ऑफ थी 34 जनरल की, ओबीसी की इतनी थी। मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी कट ऑफ तो दोनों ही क्लियर है। ठीक है, तो एम टेक आईआईटी मिल जाता फॉर दी एम टेक, बट आईआईटी का मन नहीं था, तो आई डिड नॉट गो फॉर दी एम टेक। ओके, सो तो गेट क्वालिफाइड हो गया, बहुत अच्छा लगा, बट पीएसयू नहीं मिला तो दुखी भी था। बट साइड बाय साइड क्या हो गया, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया। कैंपस प्लेसमेंट हो गया, देयर वाज अ कंपनी नोन एज Navitasis India Private Limited. This is a TDA group company. TDA group company. तो दिस इज माई ऑफर लेटर, कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई थी हायरिंग करने के लिए। तो ये ऑफर लेटर है, इस कंपनी प्लेसमेंट हो गया था मेरा। अच्छा ठीक ठाक पैकेज था, डिसेंट पैकेज था। 4.5 या 5.5 ऐसी कुछ था पैकेज, मेरे को स्टिल रिमेंबर नहीं है क्या था। तो डिसेंट पैकेज था। तो सैलरी आती थी अप्रॉक्सीमेटली 33-35 आ जाती थी सैलरी। ठीक है, तो कंपनी ज्वाइन कर ली मैंने। कंपनी ज्वाइन कर ली, यहाँ पर मैंने 1 साल नहीं 14 महीने काम किया। 14 महीने प्राइवेट में काम किया, फिर मेरे को रियलाइजेशन हुआ। 14 महीने में नहीं, 2-4 महीने में ही हो गया था रियलाइजेशन कि मेरे को प्राइवेट नौकरी नहीं करनी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, वर्किंग एटमोसफेयर अच्छा नहीं लग रहा था। तो आई डिसाइडेड कि हाँ, बीटेक में इतनी मेहनत करी है, टेक्निकल अच्छा है, तो हाँ क्या क्यों ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो मैंने जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो फिर हुआ क्या, जॉब के साथ साथ नहीं हो पाती, प्राइवेट नौकरी थी, बहुत टफ होती है, काफ़ी टाइम मांगती है प्राइवेट जॉब, तो मेरे साथ नहीं हो पा रहा था। तो आई लेफ्ट द जॉब आफ्टर 14 मंथ्स। मैंने जॉब छोड़ दी, घर आ गया वापस। घर आ गया तो सोचा भाई कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करना चाहिए, टेक्निकल अच्छा है, वो नॉलेज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो आई गो फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज। आई वेंट फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी करी, कुछ महीने तक तैयारी करी, दिल्ली में जाके तैयारी करी। और उसके एग्ज़ाम का पता चला कि मैं वो नहीं दे सकता एग्ज़ाम। क्यों नहीं दे सकता, दे आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड इट, दे आर पर्सनल रीजंस, तो वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। तो कुछ रीज़न थे, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम का चैप्टर क्लोज हो गया मेरे लिए। ठीक है, तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था वो मोमेंट, क्योंकि मैं काफ़ी महीने से 4-5 महीने से तैयारी करी थी मैंने उसकी, और बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, और लग भी रहा था कि शायद निकल भी जाएगा, क्योंकि आई यूज टू स्टडी 10 to 12 आवर्स इन अ डे दैट टाइम इन डेली। सुल्तानपुर में रहता था मैं, हाँ, एक फ्लैट में 1 BHK फ्लैट लिया था, तो वहाँ रहता था सुल्तानपुर में, अच्छी तैयारी करता था, सेल्फ स्टडी करता था। हाँ, लेकिन मैंने एक कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लिया था, 2-3 महीने के लिए लिया था। बिकॉज 2-3 महीने के लिए ही लिया था, बिकॉज मेरे को कुछ जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे वो मेरे को कवर करने थे। कौन सी कोचिंग का लिया था वो मैं आपको बता दूंगा, मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं करना चाहता। वो मेरा सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन लेना यूजलेस रहा, इस वजह से मैं उस कंपनी का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, कितने का लिया था, यानी 10-15 हज़ार का लिया था। तो मेरी सेविंग्स थी, मैंने जो 14 महीने प्राइवेट नौकरी में काम किया था, तो उसकी सेविंग्स थी मेरे पास, तो उसकी सेविंग से मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया था। उस टाइम पर वो एडटेक कंपनी क्वाइट फेमस थी, तो मैंने वही उसी का लिया था। तो पढ़ा भी था, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़फुल रहा नहीं वो। यूट्यूब की हेल्प लेता था, सेल्फ स्टडी पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था, बुक्स पढ़ने की मेरी अच्छी थी, टेक्निकल बुक्स पढ़ता था मैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के PYQ, हाँ, एक कोचिंग और थी जो फेमस कोचिंग है, उसका स्टडी मटेरियल भी लिया था मैंने, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, पोस्टल पैकेज। हाँ, वो करीब 15,000 का था, वो भी मैंने अपनी सेविंग से लिया था। तो घर वालों से पैसे मांगने का तो कोई
उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो वो था मेरे पास, तो सेल्फ स्टडी और यूट्यूब से जो टॉपिक नहीं समझ में आया, यूट्यूब से किया, तैयारी करी, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज का चैप्टर क्लोज हो चुका था, वो नहीं दे सकता था मैं। तो फिर बहुत हार्ट ब्रेकिंग था कि इतनी मेहनत करी वो सारी वेस्ट हो गई। यार इंजीनियरिंग सर्विस दे नहीं सकते, सपना था इंजीनियरिंग सर्विस देने का, नहीं हो पाया, वो बहुत बुरा लगा, मोमेंटम ब्रेक हो गया, बहुत महीने खराब हो गए, पूरा साल से ही खराब हो गया। फिर सोचा चलो एसएससी जेई का ट्राई करते हैं। फिर एसएससी जेई आया पिक्चर में। एसएससी जेई की तैयारी करी, बट द प्रॉब्लम विद द एसएससी जेई वाज कि टेक्निकल नहीं आता, नॉन टेक्निकल नहीं आता था। नॉन टेक्निकल से मेरे को भी डर लगता था, मेरे को नहीं आता था, बाकी सब तो कर लेता लेकिन नॉन टेक्निकल नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, नॉन टेक्निकल की तैयारी हो नहीं पाई इतनी अच्छे से, तो मैं देने चला गया पेपर ऐसी, विदाउट नॉन टेक्निकल, जितना थोड़ा बहुत पढ़ा, नहीं हो पाई तैयारी अच्छे से, देने चला गया। पेपर दे आया, आंसर की मैच करी, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कट ऑफ होगा क्लियर या नहीं होगी, बिल्कुल डलाइमा में था। तो फिर मैंने वो दिन वेस्ट कर दिया अपने, बाकी मैंने की रिजल्ट आएगा उसके बाद हम देखेंगे। दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। सीबीटी वन के बाद, सीबीटी वन के बाद सीबीटी वन के एग्जाम से सीबीटी वन के रिजल्ट तक मैंने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। मैं इसी सोच में था कि मेरा पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकला तो यार क्या फ़ायदा, पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, दोबारा इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरह पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। तो तो फिर मैंने पढ़ाई नहीं करी जब तक सीबीटी वन का रिजल्ट नहीं आ गया। दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक, जो आपको नहीं करनी है। तो फिर देखा कि एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया ऑन दी एज, मतलब कट ऑफ 123 थी, और मेरा भी पेपर निकल गया था 123.5 समथिंग, ऑन दी एज पे निकल गया था। फिर सीबीटी टू के लिए उस टाइम पे सीबीटी टू रिटर्न होता था, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल था। अब मिला था 1 महीना, 1 महीने में जैसी तैयारी हुई, पेपर देने गए सेंटर पर, अब प्रयागराज गए थे, तैयारी नहीं हो पाई थी उसकी अच्छे से, प्रैक्टिस जितनी कर पाया उतनी कर ली, तो वो सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो पहला अटेम्प्ट मेरा ऐसा हो गया वेस्ट। फिर दूसरे अटेम्प्ट में सोचा कि हाँ, दूसरा अटेम्प्ट आ गया, सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में क्या गलती करी, सेकंड में भी नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में क्या किया कि यार नॉन टेक में स्कोर नहीं हुआ था, तो सिलेक्शन मतलब सीबीटी टू में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे कंबाइंड होके, तो नॉन टेक पढ़ते हैं। तो आई स्टार्टेड नॉन टेक लाइक अ शिट, मैं पीछे पड़ गया नॉन टेक के। आई यूज टू स्टडी 5 to 6 hours नॉन टेक ओनली, नॉन टेक नॉन टेक नॉन टेक नॉन टेक। करंट अफेयर्स की डेली, डेली भी पढ़ता था, मंथली भी पढ़ता था, अखबार वखबार भी पढ़ने लगा था। खूब नॉन टेक पढ़ रहा हूँ, नॉन टेक पढ़ रहा हूँ खूब, मतलब टेक्निकल नहीं पढ़ रहा, टेक्निकल नहीं पढ़ रहा, टेक्निकल पढ़ रहा हूँ आधे एक घंटा या बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा टेक्निकल, नॉन टेक पढ़ रहा हूँ सिर्फ, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जीएस। नोट्स वोट्स बना लिए, सब जगह लेक्चर वेक्चर देख के नोट्स वगैरह बना लिए, यूट्यूब से देख के सारे वगैरह, उनको रिवाइज कर रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ, मजा कर रहा हूँ। ठीक है भाई, पेपर आया। पेपर आया, पेपर देने गए, ठीक है भाई, पेपर वन क्वालिफाइड हो गया, मज़ा आ गया भाई, बहुत अच्छा क्वालिफाइड हो गया, एंड आई गॉट सीबीटी वन में उस सेकंड अटेम्प्ट पे, सीबीटी वन में मेरे आए थे 141 मार्क्स, और जो कट ऑफ गई थी उस टाइम पे 131 आई गेस, जितना मेरे को याद है, मतलब 10 नंबर ज़्यादा थे। तो सीबीटी वन क्लियर हो गया, मज़ा आ गया, लेकिन लेकिन टेक्निकल पढ़ा नहीं था, टेक्निकल पढ़ा नहीं था, टेक्निकल की इतनी तैयारी नहीं थी। सीबीटी टू देकर आए, जैसी तैयारी थी सीबीटी टू देकर आए, तो सीबीटी टू फिर ये सीबीटी टू हो गया था यहाँ पर एमसीक्यू, एमसीक्यू हो गया था इस बार, और एमसीक्यू में मैं काफ़ी कंफर्टेबल था, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ यार एमसीक्यू कर लेंगे यार, टेक्निकल तो आता ही है, कर लेंगे, तो टेक्निकल पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ यही पढ़ते रहे। अब सीबीटी टू मिला के इसमें मेरा जो फाइनल स्कोर था सेकेंड अटेम्प्ट में, इट वॉज दी 380 मार्क्स, दैट वॉज माई फाइनल स्कोर। और कट ऑफ गई थी 400 पता नहीं कितनी, सीबीडब्ल्यूडी की तो बहुत जाती है, 422 गई थी आई गेस उस टाइम पे, पता नहीं कितनी गई थी, याद नहीं है, 405 गई थी या 22 गई थी ऐसी। तो 380 नंबर आए थे इस बार,
तो उस बार गलती ये करी कि नॉन टेक में पढ़ते रहे, तब भी इतना कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए। अब आया तीसरा अटेम्प्ट। अब आया थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड एंड फाइनल अटेम्प्ट। दैट वाज माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट, कह सकते हो आप। फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था ये मेरा। अब मैंने इसमें टेक्निक मैंने कि यार इतना नॉन टेक पढ़ लिया कुछ हो नहीं रहा नॉन टेक में भी, तब भी इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर हो नहीं पाया। मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कितना स्कोर हुआ था जीएस में, मेरे को याद नहीं है। मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली कितना हुआ था, ठीक है। तो नॉन टेक पढ़ता गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कि इस बार क्या करते हैं, सबको बैलेंस करके चलते हैं। 2 घंटे मैंने कि रीजनिंग में अच्छा करना है, रीजनिंग में 50 में 50 लाने हैं, इतनी सी मजाक दुनियादारी। रीजनिंग में 50 में 50 लाने हैं कि वो आ सकते हैं। मैंने रीजनिंग अच्छे से करी, मैंने रीजनिंग पे अच्छे से ध्यान दिया। मैंने रीजनिंग रीजनिंग के 10 से 15 साल 10 से 15 साल के PYQ के सेट लगाता था विद द टाइमर, जो कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया हाउ टू प्रिपेयर द नॉन टेक। वो वीडियो को मैं इसके एंड में अटैच भी कर दूंगा, ठीक है। 10 से 15 साल टाइमर लगा के मैंने प्रैक्टिस करी, और रीजनिंग में मेरा अच्छा आ रहा था। रीजनिंग में 43+ ऑन एन एवरेज तो ला ही रहा था मैं, हर 50 में से 43+ सवाल सही हो रहे थे मेरे रीजनिंग में। फिर मैंने जी जर्नल अवेयरनेस की मैं बात की जाए तो उसमें मैंने एनालिसिस करा अपने आप से। मैंने इतने पेपर 2-3 अटेम्प्ट दे चुके थे, तो मुझे इसकी चीज़ पता चल गई थी कि एसएससी जेई क्या डिमांड करता है। मुझे अब अच्छे से पता चल गया है कि एसएससी जेई क्या डिमांड करता है, तो मैं इसकी नस नस जानता हूँ अब इस एग्ज़ाम की। 3 अटेम्प्ट बहुत होते हैं किसी एग्ज़ाम को जानने के लिए, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में मुझे पता चल गया था कि हाँ, कि इतना नहीं पढ़ना जनरल अवेयरनेस में। तो सबसे पहले मैंने अपनी करी बायो स्ट्रॉन्ग, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बायो और साइंस वाला पोर्शन, साइंस मेरी आती थी क्योंकि फिजिक्स के बच्चों को 11-12 पढ़ाता था मैं, उसके लिए मेरा एक अलग से चैनल भी है, बता दूंगा किस दिन। तो साइंस में पढ़ाता था, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स मेरी स्ट्रांग थी। बायोलॉजी मैंने पढ़ ली अच्छे से, पढ़ ली। केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ ली। तो मैंने साइंस में मैंने टारगेट किया कि साइंस में 10 नंबर तो लाने ही लाने हैं, एनी हाउ साइंस में 10 नंबर तो लाने ही लाने हैं। बाकी का मैंने पॉलिटी में देखा कि पॉलिटी, हाँ पॉलिटी को भी नहीं छोड़ना, पॉलिटी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, तो मैंने वो देखा, एनालिसिस किया, पॉलिटी भी पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, मॉडरेट पढ़ी। पॉलिटी में भी मैंने अच्छे से स्कोर कर लिया, आर्टिकल वार्टिकल याद कर लिए। पॉलिटी, इकोनॉमी मैंने छुई नहीं, इकोनॉमी को मैंने साइड रख दिया कि बाय बाय इकोनॉमी। करंट अफेयर्स में मंथली देखता था मैं, ऑनलाइन ही देखता था, और मैं मैगजीन मंथली मैगजीन पढ़ी मैंने 6 मंथ की, करंट अफेयर्स की मैगजीन। और बचा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के मैंने नोट्स बना लिए थे, तो वही मैंने पढ़े। इतने डेप्थ में नोट्स बना लिए थे कि वो नोट्स तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ज्योग्राफी मैंने ऑन एन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, मॉडरेटली लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ी। हिस्ट्री में मैंने एंशियंट नहीं पढ़ी, एंशियंट इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी, सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा जिसके इम्पोर्टेंट था। और फिर मॉडर्न मेडिवल पढ़ी अच्छे से, पृथ्वीराज चौहान वगैरह, और ये मुगल एम्पायर वगैरह जो आया था, और डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी वगैरह, ये सब पढ़ी मैंने अच्छे से। दिल्ली एम्पायर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे से पढ़ी, मेडिवल भी ठीक ठाक पढ़ी, आर्ट एंड कल्चर भी ठीक ठाक पढ़ी। तो ये सारी पढ़ के मैं गया, और टेक्निकल पूरा फोकस किया इस बार, टेक्निकल पे पूरा फोकस किया। और इस बार मेरे आए 152.8 मार्क्स CBT 1 में। और कट ऑफ गई थी हमारी 130, आई थिंक 131 गई थी CBT 1 की कट ऑफ। काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि हाँ 150 नंबर आ गया, इस मैंने कि दिस इज़ आर बहुत अच्छा चांस है, दिस इज़ आर चांस। तो मैं बहुत अच्छे से लग गया CBT 2 की पढ़ाई करने में। CBT 2 पढ़ाई करने में मैं अच्छे से लग गया, और मैं कितने घंटे पढ़ता था दिन में, लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 8 से 10 आवर्स। और कभी कभार 0 आवर्स, कभी कभार बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, मस्ती चल रही है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो आज छोड़ दिया। आज कहीं घूमने चले गए, पिक्चर देखे, फैमिली पिक्चर देखने चले गए, ऐसा भी किया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पागल हो गए। ऑन एन एवरेज इतना पढ़ता था, ठीक है। और मैक्सिमम, और किसी किसी दिन समटाइम्स समटाइम्स बहुत हो जाता था, जैसे कि कितना, समटाइम्स 15 to 16 आवर्स भी हो जाते थे। लॉक हो गया था वैसे मैं एक पर्टिकुलर लास्ट के आई थिंक 4 महीने से मैं लॉक हो गया था इन द रूम।
एक तरीके से लॉक, मतलब ऐसे नहीं है लॉक हो गया, मतलब करता था। खाना खाते टाइम मैं वो देख लेता था, जो भी कॉमेडी वगैरह, मूड फ्रेश हो जाता था। ठीक है, खाना खा के टहल लिया, ऊपर नीचे टहल लिया, घर के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत कर ली। मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था अपने भाई के साथ उस टाइम पे। तो वहाँ पर मेरी अच्छे से तैयारी हो गई थी विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ाई करता था, कोई दोस्त नहीं, कोई खेल कूद नहीं, फ्लैट में रहता था। भैया भाभी जॉब करने चले जाते थे, तो मैं पूरे दिन फ्लैट पे रहता था और कोई काम नहीं था, वाईफाई लगा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। शॉर्ट नोट्स बनाए, अच्छे से प्रैक्टिस करी, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे उनको और अच्छे से क्लियर करा। टेक्निकल 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 पढ़ता ही गया। मिनिमम मेरे को ऐसा लगता है 8 से 10 घंटे तो मैंने दिए ही होंगे टेक्निकल को। और फिर एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम से 6 दिन पहले, और हाँ, मॉक टेस्ट सीबीटी 2 का मेरे को याद है, सीबीटी 1 का याद नहीं है इतने अच्छे से। हाँ, सीबीटी 1 का भी याद है, मैंने दिए थे मॉक टेस्ट, अच्छे दिए थे। सीबीटी 2 का मैं बता दूं आपको, मैंने लास्ट के 45 दिन, लास्ट के 45 दिन डेली मॉक दिया है, डेली डेली मॉक दिया लास्ट के 45 दिन सीबीटी 2 के लिए, डेली मॉक। हाँ, मॉक को एनालिसिस किया है, मॉक को एनालिसिस किया है, जो चीज़ मेरे को नई मिली है उसको मैंने नोट्स में ऐड किया है, नोट्स में ऐड किया है और फिर उसको रिवाइज किया है। तो ऐसे पढ़ता गया, और एग्ज़ाम से 6 दिन पहले, 6 days बिफोर एग्ज़ाम, CB2 मतलब बिफोर CBT2, मेरे को पता चल गया था। 6 days बिफोर CBT2 मेरे को पता चल गया था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया था कि इस बार मेरे को मैं किसी को बोलता नहीं था कि हेरा हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, बट मेरे को अंदर से गट फीलिंग थी। कॉन्फिडेंस हाई था, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, कॉन्फिडेंस था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। किस में हो, MES में हो या CPWD में हो, इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था एग्जाम के 6 दिन पहले। तो फिर निकल गया पेपर, बहुत अच्छा लगा। बहुत वो अमेजिंग फीलिंग होती है लिटरली, सबको सबको फील करनी चाहिए वो। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके ऊपर प्राउड करते हैं, आपने अपने माँ बाप का जो छाती है वो पूरी गर्व से चौड़ा दी होती है, तो दैट इज़ अ वेरी 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 ग्रेट फीलिंग। और आई वुड से कि एवरी वन शुड एक्सपीरियंस दिस। सो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था जब रिजल्ट आया। सब लोग, मतलब आई वॉज ऑल्सो क्राइंग, मतलब 10-15 मिनट तक आई वॉज लिटरली tears in my eyes that time. Now that was a really beautiful moment for me and for my family also. तो अच्छा लगा। तो यही है कि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी उस फीलिंग को वंस इन अ लाइफ बिल्कुल महसूस करें और अपने पेरेंट्स को प्राउड करें। जो खुशी होती है ना आपकी माँ बाप के आंखों में आपकी सक्सेस को देखकर, दैट इज दैट इज अनबिलीवेबल, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करो, कोई कैसा भी सपोर्ट चाहिए, आई एम देयर। मैकेनिकल के लिए मैं ज़्यादा कर पाऊँगा फॉर टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक सबका सेम है, नॉन टेक के लिए मैं सबको हेल्प कर पाऊँगा, और सारी स्ट्रैटेजीज तो सबके लिए सेम ही होती हैं यार। और मैकेनिकल वालों को तो बहुत ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी वैसी बहुत कम आती है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से लग जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अक्टूबर अक्टूबर के एंड में पेपर है, लग जाओ बिल्कुल। और कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ जो मुझसे रह गई है इस वीडियो में रह गई है, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, और वर्क हार्ड।